हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता में रुचि बढ़ाने वाले साधन। कविता में रुचि बढ़ाने वाले साधन वैसे तो बहुत से हैं, जिस तरह से विद्यार्थियों को कविता लिखने के लिए प्रेरित करना, कविता को कंठस्थ करना, अंत्याक्षरी, सुभाषित प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, कवि जयंती, कवि दरबार, समस्या पूर्ति, कवि गोष्ठी, उत्सवों पर पाठ, कविता पाठ, कवि सम्मान समारोह और काव्य संग्रह। ये सारे क्या है, कविता में रुचि बढ़ाने के साधन। परंतु जो पूछे गए हैं, मैं पढ़ा रही हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें 3 पूछे गए हैं, प्रतियोगिता, अंताक्षरी और कवि सम्मेलन। ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतियोगिता से। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कविता में रुचि बढ़ाने के साधन, जिस तरह से कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, हृदय की रागात्मक वृत्तियों को सात्विक वृत्तियों में परिवर्तन तथा संस्कारित करना है। इससे व्यक्ति सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। इससे आंतरिक वृद्धि होती है और व्यक्ति की ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है, और वह सृजनात्मक कार्य में नई सृजन की ओर अग्रसर होता है। इस सब के लिए जरूरी है कि प्रारंभ पहले से ही विद्यार्थी कविता प्रेमी बने। काव्य प्रेमी बनने के लिए अध्यापक ऐसे आयोजन करे कि कविता में रुचि बढ़ाने के लिए वातावरण निर्मित हो जाए। इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि रुचि बढ़ाने वाले साधन जो है, इस तरह से आयोजन किए जाने चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ा रही हूँ हिंदी में, टीचिंग ऑफ हिंदी। तो इसमें 3 पूछे गए हैं, प्रतियोगिता, अंताक्षरी और कवि सम्मेलन। सबसे पहले क्या है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता बहुत सी होती है। तो जिस तरह से भाषण प्रतियोगिता भी होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत सी प्रतियोगिता होती है। तो पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वाद विवाद का अर्थ है किसी विषय पर विचारों को आदान प्रदान करना। पहले भाषा शिक्षक जो पहले क्या होता है कि जो भाषा अध्यापक को वाद विवाद संबंधी सूचना क्या करनी होती है, विद्यार्थियों को देनी चाहिए। क्योंकि फिर पहले तो अध्यापक को विद्यार्थियों को देनी है सूचना, उसके बाद वो उस टॉपिक के बारे में वो पढ़ के लाएगा, समझ के लाएगा। फिर क्या है, बाद में क्या करेगा, निर्धारित किए गए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि 2-3 विद्यार्थी विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और 2-3 विद्यार्थी विषय के विपक्ष में बोल सकते हैं। यानी एक पक्ष में बोलता है, दूसरा उसका विपक्ष में बोलता है। परंतु ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, विद्यार्थियों को विषयों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे विषय संबंधी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके प्रतियोगिता में भाग ले सके। तो इसके लिए जो भाषा अध्यापक होता है, उसको विद्यार्थियों की उचित सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे कविताओं को बहुत क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसमें आनंद की अनुभूति उनमें पैदा होती है। परंतु बच्चों को अंग संचालन के साथ साथ कविता पाठ का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो जब वो इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे अपने अंग संचालन का भी प्रयोग कर सके। तो इससे न केवल उनका मनोरंजन होगा, बल्कि उनके जो कथन कौशल में भी वृद्धि होगी। तो इसके लिए विद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता भी रखी जानी चाहिए। तो इससे बच्चों को कविता सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और भाषा अध्यापक चाहे तो कक्षा में भी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता है। ऐसा करने से बच्चों के कथन कौशल में काफी सुधार होगा। तो ये क्या था, वाद विवाद प्रतियोगिता। अब दूसरा क्या है, अंताक्षरी। अंताक्षरी जैसे आपको पता ही है कि अंत्याक्षरी क्या होती है।
आप लोगों ने भी खेली होगी। जरूरी नहीं है आप लोग जिस तरह से गाने के माध्यम से आप लोग करते हैं, गाना गाते हैं, दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप बने होते हैं, तो एक गाता है, दूसरा उसका जहाँ पे लास्ट का शब्द होता है वहां से दूसरा ग्रुप उसको शुरू कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कविता कंठस्थ करने के लिए ये खेल खेल विधि भी अपनाई जा सकती है, अंताक्षरी विधि को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के आयोजन से विद्यार्थियों में कविताएं कंठस्थ करने में क्या होती है, रुचि बढ़ती है। इस प्रतियोगिता के लिए कक्षा में दो समूह बना देने चाहिए। तो जब ये प्रतियोगिता की जा रही है, तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वाद वाद प्रतियोगिता, तो दूसरा क्या है, ये अंताक्षरी प्रतियोगिता, तो ये भी क्या है, प्रतियोगिता ही है। तो तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्रतियोगिता के लिए कक्षा के दो समूह बना लेने चाहिए, और पहले समूह का कोई विद्यार्थी किसी कविता को का पद सुनाए। ठीक है, जब पहला जो समूह होगा वो क्या करेगा कि वह कविता, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ गाने वाला सम्मेलन गाने के लिए अंताक्षरी नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कविता का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो विद्यार्थी है क्या करेगा, सबसे पहले कविता का पद सुनाएगा, फिर जो उसके बाद जो अंतिम अक्षर या वर्ण के अनुसार दूसरे समूह या विद्यार्थी कविता सुनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यदि वह सुना देता है तो क्या होता है, तो अंक क्या होता है, उसके खाते में जमा हो जाते हैं। और यदि नहीं सुना सकता है तो क्या होगा, अंक न मिलने की वो, यानी वो उसे हार के सामना करना पड़ता है या हार की संभावना बढ़ती है। तो दोनों समूह क्या करते हैं, दोनों समूह अपने अपने अंक में वृद्धि करने के लिए खूब कविताएं कंठस्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो खेल खेल विधि इस तरह से अपने अंक को बढ़ाने के लिए खूब एंजॉय करते हैं, खूब कविताएं याद करके कंठस्थ करके आते हैं। तो इस प्रतियोगिता को खेल की तरह मानकर अपना मनोरंजन भी करते हैं और साहित्यिक उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। तो यानी मौखिक अंताक्षरी की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो ये अंताक्षरी प्रतियोगिता क्या है, एक रोचक विधि है। इसमें एक विद्यार्थी, तो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि कविता बोलता जाता है, दूसरा विद्यार्थी जिस वर्ण से कविता समाप्त करता है वहां से शुरू कर देता है। इससे विद्यार्थी का मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी संकोच भी दूर हो जाता है, जो उसे हेजिटेशन होती, जो उसे संकोच होता है, तो वो भी उससे दूर होता है। तो कभी कभी गीतों की भी अंताक्षरी प्रतियोगिता भी कराई जा सकती है। तो इस प्रतियोगिता के लिए कक्षा के विद्यार्थियों के दो दल, जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा, तो इस तरह से बनाए जाने चाहिए। तो इससे क्या होता है, इसमें आनंद की अनुभूति भी होती है और खेल विधि से मनोरंजन भी वो करते हैं। तो क्या था ये, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। अब जो आपका लास्ट में तीसरा पूछा गया है, आपका कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन क्या होता है कि कवि सम्मेलन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां विभिन्न धारा के कवि मंच से अपनी कविता का पाठ करते हैं, और कवि सम्मेलन साहित्य और मंच कला का मिश्रण है। यानी कवि सम्मेलन के आयोजन से कविता में रुचि बढ़ाने के लिए वातावरण का निर्माण होता है, और विद्यालयों के सामर्थ्य अनुसार अपने नगर या नगर से बाहर के कवियों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलन करवाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अपने विद्यालयों में किसी कवियों को बुलाकर उसके आमंत्रित करके कवि सम्मेलन करवाया जा सकता है। और जो आते हैं कवि अपनी अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थियों को आनंद विभोर करते हैं, और इससे वे कवियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित भी हो जाते हैं। और तो इससे क्या होता है कि कवि सम्मेलन साहित्य और मंच कला का एक क्या है, मिश्रण है। तो सबसे पहले कवि सम्मेलन का मैं इतिहास बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद आयोजक और उसके बाद स्वरूप बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास, कि कवि सम्मेलन का जो इतिहास होता है बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। इसीलिए कवि सम्मेलनों के प्रारंभ की तिथि ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। परंतु 1920 में पहला बृहद कवि सम्मेलन हुआ था,
इसमें कई कवि और श्रोता थे। उसके बाद कवि सम्मेलन जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग बन गया और आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कवि सम्मेलनों का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। और भारत में स्वतंत्रता कब हुआ था? 1947 के बाद से 80 के दशक के आरंभिक दिनों तक कवि सम्मेलनों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और 80 के दशक के उत्तरार्ध से 90 के दशक के अंत तक भारत का युवा बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं से उलझा हुआ था। इसका प्रभाव क्या हुआ? कवि सम्मेलनों पर भी हुआ और भारत का युवा वर्ग इस कला से दूर होता गया और मनोरंजन के नए उपकरण जैसे टेलीविजन और बाद में इंटरनेट ने सर्कस, जादू के शो और नाटक की ही तरह कवि सम्मेलनों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। तो कवि सम्मेलन संख्या और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से कमजोर होते चले गए और श्रोताओं की संख्या में भारी गिरावट आती गई। इसका कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है वह है विभिन्न समस्याओं से घिरे हुए दोबारा कवि सम्मेलन की ओर नहीं लौटे हैं, बल्कि साथ ही उन दिनों भीड़ में जमाने वाले उत्कृष्ट कवियों की कमी थी। लेकिन कई सहस्त्राब्दी के आरंभ होते ही युवा वर्ग जो कि अपना अधिकार बचा हुआ समय इंटरनेट पर वह क्या करता है? गुजारता था। कवि सम्मेलन को पसंद करने लगा। इंटरनेट के माध्यम से कई कविताओं की वीडियो उस वर्ग तक पहुंचने लगी। युवाओं ने नए वीडियो तलाशना, उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करना, डाउनलोड करना तथा आपस में बांटना आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष के भीतर लाखों युवा कवि सम्मेलनों को पसंद करने लगे। इस पीढ़ी की कवि सम्मेलनों की और आपसी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि YouTube नामक वेबसाइट पर एक कवि की प्रस्तुति को 5 लाख से भी अधिक लोगों ने अब तक देखा। तो आज के समय में कई लाखों करोड़ लोगों ने देख चुके होते हैं। तो 2004 से लेकर 2010 तक का काल हिंदी कवि सम्मेलनों का दूसरा स्वर्णिम काल भी कहा जा सकता है। श्रोताओं की तेजी से बढ़ती हुई संख्या है, गुणवत्ता वाले कवियों का आगमन और सबसे बढ़ के युवाओं का इस काल में आपस में जुड़ना इस बात की पुष्टि करता है। तो इस तरह से जिन शैक्षिक संस्थाओं में कवि सम्मेलन होते हैं उसमें IIT, IIM, NIT, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और अन्य संस्थान शामिल होते हैं। अन्य संस्थान इसमें शामिल है। तो उपरोक्त सूचना इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो कवि सम्मेलनों का क्या है? रूप ही बदल रहा है। निचोड़ हमें यहाँ मिलता है कि इसका जो कवि सम्मेलनों का जो रूप है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अब ये क्या था? इसका इतिहास। अब इसका आयोजक पढ़ते हैं। तो जो हिंदी प्रेमी होते हैं पूरी दुनिया में हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित करवाते हैं और विश्व का कोई भी भाग आज कवि सम्मेलनों से अछूता नहीं है। भारत में जो भारत के बाद सबसे अधिक कवि सम्मेलन आयोजित करवाते हैं, जो आयोजित करवाने वाले जो देशों में वो कौन कौन से देश है कि भारत के बाद जो देश आ रहे हैं, तो भारत में तो करते ही करते हैं सब कवि सम्मेलन, पर उसके बाद जो अन्य देश है जैसे अमेरिका है, दुबई है, सिंगापुर है, ब्रिटेन है, ये सारे क्या है? इसमें शामिल है जो कवि सम्मेलन करवाते हैं। इनमें से अधिकतर कवि सम्मेलनों में भारत के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जाता है और भारत में वर्ष भर कवि सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। तो भारत में कवि सम्मेलनों के आयोजकों में सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं,
सरकारी संस्थान, कॉर्पोरेट और शैक्षिक संस्थान ये शामिल है। और जो कवि सम्मेलनों के आयोजन के ढंग से भारी बदलाव आए हैं। तो यहाँ तक कि कवि सम्मेलन इंटरनेट पर भी बुक किए जाते हैं। तो क्या था आयोजन, किस तरह से किया जाता है। अब क्या है इसका स्वरूप। स्वरूप क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो कवि सम्मेलन का प्रारंभिक जो रूप में अब तक बहुत अधिक बदलाव नहीं देखे गए हैं। एक पारंपरिक कवि सम्मेलनों में अलग अलग रसों के कुछ कवि होते हैं, ठीक है, और एक संचालक होता है। कवियों की कुछ संख्या, वैसे तो कितने कवि बुलाए जाते हैं, 20 या 30 तक ही होती है, लेकिन साधारण तो एक कवि सम्मेलन में कितने आते हैं, 7 से 12 तक कवि होते हैं। और 2005 के आसपास में से कवि सम्मेलन के ढांचे में कुछ बदलाव क्या होता है देखने को हमें मिला है। और अब तो क्या है कि एकल सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। कवि सम्मेलन कहना उचित यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सम्मेलन बहुवचन में आता है, परंतु अब तो जो ऐसे भी काव्य पाठ हो रहे हैं, एक पारंपरिक कवि सम्मेलन में कवि मंच पर रखे गद्दे पर बैठता है। मंच पर 2 माइकें होती है, पाठ करते हैं, और दूसरा वो जिसके सामने संचालक बैठा करता है। संचालक सर्वप्रथम क्या करेगा कि सभी कवियों को परिचय करवाता है। सभी जितने भी यहाँ वहाँ पे कवि आए हैं उसका क्या करेगा, वो परिचय करवाता है, और उसके बाद एक एक करके उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता है। और इसका क्रम क्या होता है कि साधारणतया कनिष्ठतम कवि में वरिष्ठतम कवि तक होता है। तो अभी आपने क्या समझा, कविता में रुचि बढ़ाने के साधन। इसमें आपने पढ़ा प्रतियोगिता, दूसरा आपने पढ़ा अंत्याक्षरी, तीसरा आपने पढ़ा कवि सम्मेलन। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।